स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूँ आपकी एंकर के खिजनिया सुनो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में कार्यकारी बैठक को स्थगित कर दिया गया क्योंकि परिषद के सदस्य उपस्थित नहीं हुए और मेयर सुषमा खरगवाल ने स्थगन का कारण उनके अनुपस्थिति को बताया। परिषद के सदस्य सूत्रों के अनुसार मेयर से नाराज है, यह दावा करते हुए कि वो उनकी चिंताओं को सुनते नहीं हैं। बजट में मैंने अभी तय क्या हुआ? कुछ तय कैसे होना था जब बैठक ही नहीं हुई? बैठक ही नहीं हुई कुछ ऐसा तो नहीं था, कुछ विरोध था जो आपने कल? तो अगर विरोध था तो कल बताते। मैं तो यही जानना चाहती हूँ ना कि किस बात का विरोध था, हमें लिखित दीजिए, बताइए। इन्होंने कहा था बजट बढ़ाना है तो मैंने कहा ठीक है, जबकि 23, 24, 24, 25 का मैं आपको दे दूंगी। कोई भी पार्षद ऐसा नहीं है जिसको 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ तक मिला है। मैंने जहाँ पे जितनी आवश्यकता थी सब पार्षदों को दिया। 15 वित्त हुआ, स्थापना हुआ, सीएम ग्रिड हुआ, यानी कि सीएम ग्रिड जिसके यहाँ हो रहा है काम, वहाँ 38 करोड़ जा रहा है। 186 करोड़ का काम स्टार्ट हो चुका है, होने वाला है। हाँ रखी थी तो वार्ड विकास निधि बढ़ाने को तो मैंने रखा था ना कि मैं नगर आयुक्त, मेरी कलम में नहीं है, नगर आयुक्त तो करेंगे नए काम। मेरा तो आदेश देने का काम है ना कि नगर आयुक्त जी देखिए, वित्तीय स्थिति को देखते हुए आप इस पर निर्णय लीजिए। निर्णय कौन लेगा? मैं लूँगी, पार्षद लेंगे ना। तो मैंने कहा है, गया नहीं है, आज ही जाना था, सब कुछ आज ही जाना था। इस बीच कई जगहों पे आपने औचक निरीक्षण कामों की गुणवत्ता में कमी पाई। हाँ। क्या इस वजह से कहीं कोई? मैं नहीं जानती क्यों नहीं हुआ, क्या है, किसका हाथ है। हो सकता है किसका हाथ है। देखिए इतना बड़ा काम, इतना बड़ा डिसीजन कोई आसानी से नहीं ले सकता। किसका हाथ है, बहुत बड़ी चीज़ है। मैम अभी कुछ दिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा सर। मैम अभी कुछ दिन पहले पार्क में करंट लगने से बच्चे की मृत्यु हुई थी, जिसमें आपने 10 लाख रुपया सहायता राशि लिया था। लेकिन मैम उसी जोन 7 में कटिया के माध्यम से खुला तार है और स्ट्रीट लाइट से अभी भी उसमें काम चल रहा है। कई जगह है ये, कई जगह है ये। अब देखिए इस पे एक तैयारी कर रहे हैं, कैसे इस पे दिक्कत होगी, फिर घटना घटेगी। हाँ कटिया से चल रहा है, कई जगह मैंने पकड़ी है। उस घटना के बाद कितने पोल पे वो टेपिंग हुई है सब पोल। 1 लाख कम एंटी थेफ्ट लाइट आएंगी जिससे कि करंट ही ना उतरे, खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ देखते हैं। फिर से बोल दीजिए एक बार कि जो है किसका हाथ है पीछे, इसी को चलाना। इतना बड़ा निर्णय लेना, 2 बजे मेरे आवास में, 9 तारीख को 2 बजे मेरे आवास पे बैठक हुई। बजट के एक एक पहलू पे चर्चा हुई, जिसमें मेरे यहाँ सर्वदलीय बैठक हुई। जिस बैठक में नेता नहीं आते थे दलों के, उस बैठक में नेता भी आए दलों के, भाजपा दल के नेता भी आए, सपा दल के नेता भी आए। उसके बाद अचानक रात में क्या हुआ, ये किसका हाथ है? गंभीर बात है ये। जनता को लिखेंगे क्योंकि ज्यादातर पार्षद आपकी पार्टी के हैं। मैं सबको लिखूंगी, जनता के हित, जनता के विरोध काम ये कुर्सी जनता ने दी है। तो अगली बैठक 18 तारीख को, अगली बैठक 18 तारीख को है, उसमें ये निर्णय ले लिया जाएगा। ठीक है, शांत हो जाइए सब लोग। आज सदन की बैठक में क्या हुआ? सदन नहीं, आज कार्यकारिणी। आज कार्यकारिणी की बैठक थी। अच्छा, आज कार्यकारिणी की बैठक थी। 3 तारीख को सबको सूचना कर दी गई थी कि कार्यकारिणी की बैठक 11 बजे होगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारी विधानसभा सरोजिनी नगर में कार्यक्रम लग गया था 2 बजे का, तो हमने 11 के बजाय 9 से बैठक शुरू कर दी थी और सबको सूचना भी कर दी थी। कल 2 बजे सारे माननीय पार्षद, सपा के भी और भाजपा के भी नेता, दल के नेता, माननीय पम्मी तिवारी भाजपा दल के नेता और माननीय कामरान बेग जी सपा दल के नेता भी मेरे आवास में आए थे। बजट के हर पहलुओं पे चर्चा हुई थी। अचानक क्या हुआ, क्या रात में रणनीति तय हुई, मुझे जानकारी नहीं है।
6 पार्षद मेरे नहीं आए हैं, 6 ना 8 पार्षद मेरे नहीं आए हैं और 2 पार्षद सपा के नहीं आए हैं। सपा की एक पार्षद है जो कल भी बीमार थी, वो नहीं आई थी, आज भी उसकी तबीयत खराब है। लेकिन 11 पार्षदों में सिर्फ 2 आए हैं, माननीय गिरीश गुप्ता जी, माननीय रंजीत सिंह जी। कारण मैं नहीं समझ पाई हूँ कि क्या कारण है। बजट प्रिंट करके हफ्ते भर पहले सबके घर पहुँचा दिया गया था। बजट में अगर कुछ इफ वर्ड था तो कल मेरे घर में इस पे चर्चा होनी थी, वो भी नहीं हुई। अब मैं माननीय नगर अध्यक्ष को पत्र भेजा है, भेजूंगी कि मुझे भी स्पष्ट करें लोग कि क्यों नहीं आए हैं, क्या कारण है। इतना स्पष्ट है मेरा, मैं अनलीगल काम कोई नहीं करूंगी, स्पष्ट बिल्कुल, चाहे कितना भी दबाव पड़े। लीगल में रह करके मैं अपना नगर निगम का काम करूंगी, अनलीगल काम करने से तो नहीं करूंगी। मैम, कल जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें किसी पार्षद ने असंतोष जताया या वहाँ से किसी बात को लेकर के कुछ हुई जो आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बजट मान्य पार्षद निधि बढ़ाने को कहा था, मैंने वहीं पे कहा था कि मैं इसे सदन में रखूंगी, उसमें कार्यकारिणी में रखूंगी। बजट बढ़ाना घटाना नगर आयुक्त और सीएफओ का काम है कि कितना पैसा है, कितना हम दे सकते हैं, कितना कलेक्शन हुआ है। यदि जो टारगेट है वो अगर पूरा कलेक्शन हो जाता है तो बजट बढ़ाया जाएगा। कार्यकारिणी की बैठक आज तो नहीं हो पाई, अब आगे कैसे अब शेड्यूल करेंगे? 18 तारीख को बैठक है, 18 में आते हैं तो ठीक है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होली से पहले पूरी होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई बैठक में कई विभागों के 19 प्रस्तावों को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 19 प्रस्ताव थे, जिनमें से सभी पे मंजूरी मिली है। बाकी उसकी डिटेल चर्चा हमारे माननीय मंत्री जी करेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में भी महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन के बारे में चर्चा हुई। सबको, सभी जो संबंधित लोग थे, संबंधित विभाग थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है उसकी मंत्रिमंडल ने उसकी नोट लिया और उन सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को, सभी संस्थाओं को धन्यवाद दिया गया जिन्होंने महाकुंभ के महाआयोजन में दिव्य और भव्य बनाने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है। मंत्रियों के अनुसार बैठक में यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में चर्चा हुई। महाकुंभ के सफल आयोजन के बारे में बात हुई और उन लोगों के घरों तक गंगा जल पहुंचाने पर भी चर्चा हुई जो स्नान से वंचित थे। इसके अलावा बैठक में उन विभागों के बारे में चर्चा की गई जिनके प्रस्ताव पास हो चुके हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक के बारे में थोड़ा सा बताइए पहले। कैबिनेट की बैठक, उसमें विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबका धन्यवाद किया और ये अपेक्षा की है कि सभी मंत्रीगण अपने अपने प्रभारी जनपदों में जाएं, अपने जनपद में जाकर के जो लोग अभी गंगा जल से वंचित रह गए उनको गंगा जल का वितरण और गंगा जल का जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ है उसकी झलकी वहाँ को दिखाने का काम करें। ठीक है, आप कपिल देव अग्रवाल जी हैं जिनका साफ कहना है कि जो लोग महाकुंभ में वंचित हो गए थे उनको जो है घर घर तक की जल पहुँचाया जा रहा ताकि वो भी कुंभ का स्नान कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौहान। उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री अरुण सक्सेना जी, डॉक्टर अरुण सक्सेना जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आज कैबिनेट की बैठक थी और कहा जा रहा महाकुंभ का जो सफल आयोजन हुआ उस पर चर्चा हुई, वाकई में उसी पर चर्चा हुई या कुछ और कैबिनेट की जो विस्तार होने जा रहा है मंत्रिमंडल का? देखिए, मंत्रिपरिषद में कुंभ की ही चर्चा हुई और ये हुआ कि कुंभ बहुत ही अच्छा था, समरसता का था, सनातन का बहुत बड़ा मेला था। इतना बड़ा कुंभ दोबारा जल्दी होना आसान नहीं है
और मुख्यमंत्री जी ने जितना अच्छा हर चीज़ का इंतज़ाम किया, जितने लोग आए उनके लिए जो इंतज़ाम किया वो भी बहुत ही सराहनीय है। यहाँ न केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि पूरे देश से, क्या पूरी दुनिया से सनातन के प्रेमी लोग आए और उन्होंने कुंभ का आनंद लिया, कुंभ में डुबकी लगाई। कुंभ में जितने लोगों ने डुबकी लगाई उतनी तो बहुत से देशों की मिलके भी आबादी नहीं है। तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा था, काफ़ी बड़े एरिया में था, लाइट का अरेंजमेंट था, सफाई का इंतज़ाम था, प्लास्टिक फ्री कुंभ था जहाँ पॉलीथीन वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की गई, और यहाँ पर महिलाओं के लिए ख़ास इंतज़ाम था, कपड़े बदलने के लिए शौचालय का और हर चीज़ का, पीने का साफ़ पानी का इंतज़ाम था। तो कुंभ बहुत ही बड़ा रहा और इतना बड़ा कुंभ मामूली बात नहीं दिखता था बिंदाम। जो लोग वंचित हो गए थे, यानी जो महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाए थे, अब उनके घर भी जल पहुंचाया जा रहा है। जो नहीं कुंभ में नहीं पहुंच पाए, अगर वो चाहेंगे तो उनको जल ज़रूर वहाँ के हमारे कार्यकर्ता देंगे। $1 ट्रिलियन की व्यवस्था बनाने के लिए भी चर्चा हुई है। जी हाँ, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में तरक्की हो, हर आदमी की इकोनॉमी बढ़े, तभी हमारे देश जो है प्रदेश $1 ट्रिलियन पे जाएगा और देश $5 ट्रिलियन पे जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप डॉक्टर अरुण सक्सेना जी हैं, जिन्होंने कहा कि आज मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें सफल आयोजन यानी महाकुंभ का जो सफल आयोजन था उस पर चर्चा हुई और कैसे यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है उस पर भी मंथन हुआ। वीडियो जल्दी विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई, क्या कहेंगे? कैबिनेट की बैठक में हमेशा उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी योजनाओं पर, बड़े कामों पे चर्चा करते हैं। तो आज खास तौर से महाकुंभ की सफलता पर सभी मंत्रीगणों ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है, उनका आभार जताया कि उनके नेतृत्व में महाकुंभ की कामयाबी विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश की पहचान को बढ़ाने में कामयाब हुई है। प्रदेश के विकास को गति मिले, प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने। सभी मंत्रीगणों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले बड़े मुद्दे पर मेहनत से काम करने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री जी। मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा हुई है? नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार ये बड़ा मुद्दा, बड़ी बात होती है, इस पे चर्चा नहीं होती, इस पे पार्टी फैसला लेती है। ठीक है, आप नरेंद्र कश्यप जी थे जिन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में महाकुंभ को लेकर चर्चा हुई और महाकुंभ सकुशल संपन्न हुआ उसको लेकर चर्चा हुई और चर्चा इस बात की है कि यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी लखनऊ। होली की तैयारी के तहत लखनऊ में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन FSDA मिलावटी खाद्य उत्पादों पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। टीमों ने 18 खाद्य वस्तुओं के नमूने एकत्र किए, जिनमें खोया, पनीर, मिठाइयाँ, बेसन, आटा, तेल, नमकीन और गुजिया शामिल है। इन नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। FSDA के सहायक आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने पुष्टि की, कई बाजारों में खोया समाप्त हो चुके ठंडे पेय और नमकीन की बड़ी मात्रा को नष्ट कर दिया गया। होली को देखते हुए लगातार लखनऊ में खाद्य विभाग छापेमारी कर रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहायक आयुक्त हैं विजय प्रताप सिंह, इनसे जानेंगे सर, लखनऊ में जिस तरीके से त्यौहार को देखते हुए, होली त्यौहार को देखते हुए लगातार खाद्य विभाग छापेमारी कर रहा है, अभी तक कितने ठिकानों पर छापेमारी करी गई? हाँ, जैसा कि आपने पूछा कि छापेमारी कितने जगहों पर की गई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने विगत 4-5 दिनों में मोर देन 100 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और खोया मंडी जितने भी हैं हमारे लखनऊ में वहाँ पर हमने छापेमारी करी है और जहाँ से भी हमें इनपुट्स प्राप्त हुए वहाँ पर छापेमारी करी है। और संख्या की बात अगर आप करें तो मोर देन 20 प्लेसेस पर हमने छापेमारी करी है और हमारी 6 टीमें कंटिन्यूअस कार्रवाई कर रही हैं पूरे लखनऊ जनपद में, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो। और खोया पर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में बराबर निगाह लगाए हुए हैं, क्योंकि खोया का जो व्यवसाय होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होता है। और जैसा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश भी दिया है कि जहाँ पर खोया बन रहा हो, सोर्स पर आप लोग जो है निरीक्षण करें पहले। अगर यदि वहाँ पर किसी संदिग्ध खाद्य पदार्थ का उत्पादन निर्माण हो रहा है तो उस पर जरूर कार्रवाई करें। हम लोग जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुपालन में हम लोग बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीमें सुबह भी निकलती हैं, जहाँ खोया आता है, बाहरी जिलों से भी खोया आता है, उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यतः उन्नाव, हरदोई और कानपुर से खोया आने की सूचनाएं हैं। हम लोग गाड़ियों, बसों को भी चेक कर रहे हैं।
सर, जिस तरीके से लगातार सालाना आप लोग छापेमारी करते रहते हैं, लेकिन त्योहारों की नज़र में त्योहारों पे ज़्यादा कार्रवाई करते हैं, तो ऐसे में अंकुश क्यों नहीं लगता है खोए पनीर पर, डेयरियों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि हर साल त्योहारों पर अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करी जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? हम लोग बराबर कार्रवाई करते हैं। आपकी सूचना के लिए हम बता दें कि हम लोगों ने अभी तक 1350 सैंपल कलेक्ट किए हैं पूरे त्योहारों को छोड़ करके अन्य महीनों में, तो कार्रवाई बराबर करते हैं। अब त्यौहार के सीज़न में चूँकि डिमांड और सप्लाई का खेल चलता है, उसी में मिलावटखोर भी सक्रिय होते हैं, तो मिलावटखोर सफल न होने पाएँ इस पर हम लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है और ज़्यादा सतर्कता के साथ काम करना पड़ता है, जिससे कि आप लोगों को दिखाई पड़ता है कि हम इस समय सक्रिय हैं, परंतु हम बराबर सक्रिय रहते हैं। कितनी जगहों पर बड़ी कार्रवाई की गई, बड़ी तादाद, बड़ी ज़्यादा संख्या में मतलब लोग और मावे और पनीर डेयरियों पर कार्रवाई करी गई है? जितनी भी डेयरियाँ हैं चेक किया गया, जहाँ पे संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिला है उस पर हमने सैंपल करे हैं, और हम लोगों ने ठाकुरगंज खोया मंडी और चारबाग खोया मंडी में बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जहाँ पर खोया हमने जब्त भी किया है और डिस्ट्रॉय भी कराया है। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहायक विजय प्रताप सिंह। इनका साफ तौर पर कहना 20 जगह से ज़्यादा लखनऊ में छापेमारी की गई है और हमारी 6 टीमें लगातार काम कर रही हैं छापेमारी को, और सारे जो गाड़ियां आ रही बाहर से उनको भी चेक किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। जोमना गांव में एक पिता ने अपनी ही बेटी और उसकी दोस्त की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी का नाम पुष्पेंद्र है, जिसकी उम्र 50 साल है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि अभी करीब 10 बजे के लगभग थाना बड़ौद को सूचना मिली थी कि जौनमाना गांव में व्यक्ति ने 2 लोगों की हत्या कर दी है। मौके पे पुलिस पहुंची थी तो ये तथ्य ज्ञात हुए हैं कि पुष्पेंद्र नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, जौनमाना के रहने वाले हैं। उन्हें अपनी बेटी और उसके मित्र को किसी स्थिति में देखा और इसी को लेके उन्होंने इन दोनों की हत्या कर दी है। उस व्यक्ति को अभी पुलिस हिरासत में लिया गया है और सभी विषयों पे गहनता से अभी जांच की जा रही है और तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। दोनों जो शव हैं उनको पुलिस ने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है। थैंक यू। ठीक, कोई गिरफ्तारी हुई? हाँ, पुष्पेंद्र जो व्यक्ति है, जो लड़की का पिता है, उसको हमने हिरासत में लिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना की। उन्होंने बढ़ती महंगाई, सरकारी नौकरियों की कमी और जिसके कारण बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती में आरक्षण नीतियों को लागू करने में विफलता को उजागर किया। का भला न कर सके उस बजट का कोई औचित्य नहीं होता है। इस प्रकार की सरकार एक नहीं अनेक बार हर वर्ष लंबा चौड़ा बजट पेश करती है, लेकिन उसके बावजूद बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगी शिक्षा हो रही है। आज छोटी सी छोटी चीज़ों पर जीएसटी लग रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार का जो बजट है ये केवल जिस प्रकार से कुंभ मेले के बजट का दुरुपयोग हुआ है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के बजट का भी दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। सर, एक आखिरी सवाल है। बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा युवाओं को उर्दू पढ़ा के हम कठमुल्ला नहीं बनाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी की उनकी अपनी सोच हो सकती है। मुख्यमंत्री जी की भाषा स्वयं इस बात को जाहिर करती है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं कहीं न कहीं कठमुल्ला हैं। कठमुल्ला केवल मुसलमान में नहीं होते, वो स्वयं कठमुल्ला हैं। जो दूसरे धर्म का अपमान करे उससे बड़ा कठमुल्ला कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी को अगर उनको अपने धर्म से प्यार है
तो दूसरे धर्मों से भी उसके मानने वाले लोगों को प्यार होता है। इसलिए उनको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी पंथ का सम्मान करना चाहिए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, ब्रज या भोजपुरी, सभी अवधी, सभी भाषाएं उस क्षेत्र विशेष को प्यारी होती हैं। इसलिए इस प्रकार का भाषा बोल करके हम समझते हैं मुख्यमंत्री जी बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं। इसलिए उनको और गंभीर होना चाहिए और मुख्यमंत्री के गरिमा के अनुरूप भाषा भी बोलनी चाहिए। अपनी जनता पार्टी प्रदेश और देश की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के प्रदेश व्यापी यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा का नाम होगा संविधान सम्मान एवं जनहित ओंकार यात्रा, जिसका शुभारंभ सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर काशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर 15 मार्च को लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल गैलरी में स्थित मानवर काशीराम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद लखनऊ से प्रारंभ होगा। रायबरेली, अमेठी होते हुए इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर मंडल के सभी जिलों में ये यात्रा जाएगी। ये हमारी पहली चरण की यात्रा होगी और हमारी मुख्य मांग होगी कि जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में संविधान प्रदत्त आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जातिवार जनगणना को नकारने की कोशिश की जा रही है, देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, किसान समस्या मुंह बाए खड़ी हुई है, किसानों के नाम पर वाहवाही लूटने वाली सरकार आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं कर पाई, छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर जुर्मजातीय अत्याचार की घटनाएं न केवल बढ़ी हैं बल्कि उन पर जानलेवा हमले भी हो रहे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा घटना स्थलों पर मैं स्वयं गया या मेरा प्रतिनिधिमंडल गया, जिसमें ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, रायबरेली, वाराणसी के साथ साथ गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में मैं स्वयं पहुंचा या मेरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। इसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पर इन पर FIR भी दर्ज कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ आज महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित किए जाने की साजिश की जा रही है। अस्पतालों से दवा नदारद है। इसलिए हमारी मुख्य मांगें होंगी कि संविधान प्रदत्त आरक्षण का 100% क्रियान्वयन हो, बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी दें, नौकरी न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने का व्यवस्था करें। इसके साथ ही साथ आउटसोर्सिंग भर्ती में भी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अभी के लिए इतने ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।